गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर्स में जो हमने पढ़ाया था और इमेज भेजी थी वो था अर्थ मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है, इनका भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, तो इसमें कल के जो इमेज में है आपके पास ये चित्र बना होगा कल के जो इमेज में, क्योंकि इसमें कुछ रह गया था, इसको पूरा करना था। तो पहला था अवयव इसका दिक्पात का कोण अल्फा, भौगोलिक आम्योत्तर और चुंबकीय आम्योत्तर के बीच में जो न्यून कोण बनता है ये अल्फा दिख रहा है, इसे कहा जाता है दिक्पात का कोण। और ये थीटा है नदी कोण अथवा नमन कोण। तो कल ये दोनों एलिमेंट्स बताए थे। और तीसरा बता रहे थे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और ये बीच में कट कर गया था, पूरा नहीं आ पाया था। तो इसी को तीसरे को हम दोबारा फिर बता रहे हैं। तो ये आपके पास फिगर तो बना हुआ है, ये आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने इमेज में लिखा हो उसके आगे यहाँ जहाँ से आपको आवश्यकता है उसको पूरा कर लीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक NS एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई है। और ये BE ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। अर्थ मैग्नेटिज्म OQ दिशा प्रदर्शित करती है, OQ दिशा में है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE। और इस BE को दो घटकों में विभाजित कर दिया गया है। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है V और क्षैतिज घटक है H। तो BE को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका पहला घटक है BE का मतलब क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। BE का ऊर्ध्वाधर घटक, BE का ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक है V, और ये है BE sin थीटा। ये समीकरण नंबर 1। BE का क्षैतिज घटक, BE का क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक क्या है आपका H, BE cos थीटा। ये समीकरण नंबर है 2। मुझे लगता है कल की इमेज में, कल के लेक्चर्स में यहाँ तक है। इमेज तो हमने पूरी भेज दी है, इसकी समझा आज दे रहे हैं जहाँ पर रह गया है। इमेज तो आपके पास कल के लेक्चर में आ चुकी है, जितना ये हम आज यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो ये इमेज आपके पास पहले से है, आपको उसको समझना है कैसे आया है। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक है BE sin थीटा, और ये क्षैतिज घटक है H बराबर BE cos थीटा। समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये V² प्लस H², और राइट हैंड में आएगा BE², दोनों में कॉमन मिलेगा BE², और ये ब्रैकेट में आएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा को आप पहले से जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया BE² गुणे 1, या फिर BE² बराबर √V² प्लस H²। तो ये पहला सूत्र आपको प्राप्त हुआ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यदि आपको ज्ञात करना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो इस सूत्र से √V² प्लस H² से आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी स्थान पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ BE। यू कैन फाइंड दिस फार्मूला। इस फार्मूले से आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 2 का भाग
देने पर, अगर भाग देंगे तो ये v बटे h बीई साइन थीटा बटे बीई कास थीटा, b से b निकल जाएगा तो ये आएगा tan थीटा इक्वल टू v बटे h, या फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v बटे h। जिस प्रकार से इस सूत्र से आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार इस सूत्र से आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो दो सूत्र आपको फाइंड हो रहे हैं, एक है b बराबर अंडर रूट v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दूसरा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v बटे h। तो इन दोनों सूत्रों की मदद से, दोनों सूत्रों से आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। यदि यही कारण है कि यदि किसी स्थान पर अल्फा तथा थीटा ज्ञात हो तो पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र अल्फा और थीटा ज्ञात है यदि, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों का आप ज्ञान कर सकते हैं। तो मेन आपके पास क्या है, अल्फा थीटा और h, अल्फा थीटा और h। अल्फा क्या है, दिक्पात का कोण, थीटा क्या है, नति कोण, h क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यदि किसी स्थान पर आपको इन तीनों चीज़ों का ज्ञान हो, ठीक है, ये तीनों चीज़ों की जानकारी हो, तो आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते। तो ये जो आपके अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूरा ज्ञान कराते हैं। ठीक है, इनसे आपको पूर्ण ज्ञान में आपको भौतिकी में क्या चाहिए, आपको परिमाण मालूम हो और उसकी दिशा मालूम हो, तो आप पूर्ण ज्ञान रखते हैं उस पर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये अवयव हैं, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान कराते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है भूचुंबकीय अवयव, अर्थ मैग्नेटिज्म एलिमेंट्स, भूचुंबकीय अवयव इसी कारण कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाल के कल से प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का। ठीक है, कल की इमेज में चित्र बना है और ये इमेज में आपका पूरा यहाँ तक है भी, तो जो इमेज आगे भेजेंगे उसमें इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो इमेज के हिसाब से अभी नहीं शुरू हुआ आज का, ठीक है, आप जो आगे आर्टिकल बताएंगे उसकी इमेज आपको मिलेगी। ये आपके पहले से है, इसको पूरा कल समझा नहीं पाए थे इसलिए हमने बताया। तो क्वेश्चन था भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है, इनका भौतिक महत्व क्या है, ठीक है, इनकी उपयोगिता बताइए। तो भूचुंबकत्व के तीन अवयव हमने बताया, दिक्पात का कोण, नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इनमें आपस में संबंध भी, पहला संबंध ये है, दूसरा संबंध ये है, संबंध भी हमने स्थापित कर दिया। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर यदि इनका, ये तीनों अवयवों का हमको ज्ञान है तो हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये हाफ ईयरली एग्जाम में भी रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और चूँकि इसलिए रहेगा बोर्ड में बहुतायत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आर्टिकल, ये क्वेश्चन आपका संपन्न हुआ। आप आगे देखिए, न्यूट्रल पॉइंट्स हुआ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सुनने में ज़्यादा समझ में आएगा, इमेज से उतार लेंगे तो कुछ भी ना समझ में आएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा मान के हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के गर्भ में एक बड़ा चुंबक है, मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, एक आपका चुंबक जो आपके पास, जो आपने बनाया है, आपके पास अगर कोई मैग्नेट हो, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसमें दो ध्रुव है L और S, और इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है।
चुंबकीय सुई चूंकि पृथ्वी पर इनको दो चुंबक को दो तरीके से रख करके हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं तो पृथ्वी में चुंबक को दो तरीके से रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर सुनेंगे तब तो समझ में आएगा, अदरवाइज केवल इमेज से आप उतार लोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक तो आपके पृथ्वी में भी ये दिशाएं हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये पृथ्वी में दिशाएं होती है। तो यदि आपका चुंबक जब पृथ्वी पर आप अपने चुंबक को रख रहे हैं, ठीक है, और पृथ्वी पर चुंबक जब रखते हैं तो आपके चुंबक का यदि उत्तरी ध्रुव, आपके चुंबक का यदि उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर, जस्ट अपोजिट, आपके चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के तरफ, मतलब उल्टा रखना है, तो फिर इसे कहा जाता है N2S, इसे कहा जाता है N2S। और यदि दिशाएं सेम कर दें, आप जो अपना मैग्नेट रख रहे हैं, आपके मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है, तो फिर उसे कहा जाता है N2N, उत्तर से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो उत्तर से दक्षिण, और सेम डायरेक्शन में रखते हैं तो उत्तर से उत्तर। तो दो तरीके से मैग्नेट्स को हम पृथ्वी पर रख करके चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। एक चुंबकीय सुई होती है, जैसा अभी पीछे चित्र में हमने बताया था, चुंबकीय सुई ऐसे लटकी हुई है। तो चुंबकीय सुई को पृथ्वी पर कहीं पर भी रख दे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। लेकिन जब आप अपने चुंबक के पास लाएंगे, आप अपने मैग्नेट के पास लाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है फिर कि आपकी जो चुंबकीय सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में ही है। आपने चुंबकीय सुई यहाँ पर रखा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये घूमती हुई चुंबकीय बल रेखा हमने बताया था, ऐसा मानना है ये नार्थ से निकलती है, साउथ को जाती है। तो सारे पॉइंट्स को यदि मिला दें तो इस तरीके से वक्र बनता चला जाता है। इसी तरीके ऊपर भी वक्र बनता चला जाएगा। N से S की ओर, N2S, N से S की ओर, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और इनको चाहे आप जितना खींचे इनकी कोई संख्या नहीं होती है। मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको न्यूट्रल पॉइंट्स, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट्स जानना है तो इस भूमिका को सुनना भी जरूरी है। अगर इस भूमिका को नहीं सुनते हैं तो फिर आप न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे जनरली तौर पर बता भी नहीं पाएंगे, उसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, आप इनका ना कोई याद ही है ना अर्थ, चाहे जहाँ तक खींचते चले जाइए। लेकिन चुंबक से दूर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर हो जाता है। चुंबक से दूर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर आपके चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर आप चुंबकीय बल रेखाएं नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय सुई की जो निडिल है उसका डिफ्लेक्टिंग पावर वहाँ खत्म हो जाता है। क्योंकि ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबक का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H, ये बराबर हो जाते हैं तथा विपरीत भी हो जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स पर जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं फिर आप नहीं खींच सकते हैं, जहाँ पर जिन बिंदुओं पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर तथा विपरीत दिशा में हो जाता है, ऐसे बिंदुओं को कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट्स। ऐसे बिंदुओं को कहा जाता है उदासीन बिंदु। क्या है उदासीन बिंदु?
जहाँ पर आपके चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर हो जाता है, उन बिंदुओं को कहा जाता है उदासीन बिंदु। और यदि चुंबक को आपने N2S रखा है, और N2S का मतलब अभी हमने बताया है, यदि चुंबक को आपने N2S रखा है तो फिर ये आपके न्यूट्रल पॉइंट्स जो मिलेंगे ये चुंबकीय अक्ष पर दोनों चुंबक के मध्य बिंदु से जितनी दूरी पर चुंबकीय अक्ष पर ही मिलेंगे, मान लीजिए 13 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर मिला तो निश्चित रूप से 100% 13 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर भी मिलेगा। ठीक है, दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं, चुंबक के मध्य बिंदु से जितनी दूरी पर इधर होगा, ठीक चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर आपका इधर भी न्यूट्रल पॉइंट्स होगा। तो N2S में जो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं वो चुंबकीय अक्ष पर मिलते हैं, और N2N में जब आप N2N खींचते हो, चुंबक को अपने N2N रखते हो, आपका चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ हो, तो फिर अगर आपने ऐसे रखा हुआ है, N2N रखा है, N N S सेम दिशाओं में रखा हुआ, तो ये चुंबकीय अक्ष है यदि इधर, तो फिर आपके जो उदासीन बिंदु मिलते हैं अक्ष के लंबवत मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, N2S में जो न्यूट्रल पॉइंट्स हमको मिलते हैं वो चुंबकीय अक्ष पर दोनों तरफ मध्य बिंदु से समान दूरी पर मिलते हैं, और जब हम इसको N2N रखते हैं, उत्तर से उत्तर रखते हैं, तो उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट्स जो हमको मिलते हैं वो चुंबकीय अक्ष की दिशा के लंबवत मिलते हैं, अर्थात निरक्ष पर मिलते हैं। अगर इधर 13 सेंटीमीटर है, ये शर्त लागू रहेगी, तो 13 सेंटीमीटर पर बस अक्ष के लंबवत मिलेगी। तो N2N में अक्ष के लंबवत, N2S में अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। फिर से एक बार न्यूट्रल पॉइंट समझिए आप, चुंबक से दूर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर आपके चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर तथा विपरीत होता है, ऐसे बिंदुओं को न्यूट्रल पॉइंट्स कहा जाता है। N2S में ये चुंबकीय अक्ष के समांतर मिलते हैं, N2N में ये चुंबकीय अक्ष के लंबवत मिलते हैं। यदि मध्य बिंदु से उदासीन बिंदु की दूरी R हो, यदि मध्य चुंबक के मध्य बिंदु से उदासीन बिंदु की दूरी R हो तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M हो, तो अच्छी स्थिति में H अगर हम निकालना चाहें तो उसके लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, μ0/4 पाई 2m बटे r³ यूनिट। ये N2S में है, N2S में, और N2N में अगर हमें निकालना चाहें तो μ0/4 पाई m बटे r³ ये यूनिट का मतलब जो मात्रा क्या आप लिख सकते हैं, ये N2N में आपको प्राप्त होगा इस तरीके से। तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स की स्थितियां जानने के लिए यहाँ से हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक प्राप्त कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एम है आपका यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और आर है चुंबक के मध्य बिंदु से उदासीन बिंदु की दूरी। तो ये चर्चा हमने किया न्यूट्रल पॉइंट्स में, न्यूट्रल पॉइंट्स के विशेष लेक्चर, ठीक है, स्पेशल लेक्चर्स थे। हालांकि इसकी अब बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब प्रैक्टिकल से ये सब मैग्नेट आपका हटा दिया गया है। जिस समय मैग्नेट प्रैक्टिकल में हुआ करता था तो इस थ्योरी को समझना जानना बहुत ज़रूरी रहता था। जब तक ये सब पता नहीं होता था तब तक आप वहाँ प्रैक्टिकल में इसकी वैल्यू फाइंड भी करवाई जाती थी। तो ये था आपका उदासीन बिंदु, और इसी में एक आर्टिकल और पढ़ते हैं, शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि एक ये छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन जानिए आवश्यकता है। जब किसी चुंबक को ऊर्जा दी जाती है
जब किसी चुंबक को ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा देने के पश्चात उसका चुंबकत्व खत्म कर देते हैं। ऊर्जा अगर देते हैं, पहले उसको ऊर्जित करते हैं और इसके बाद जब उसका चुंबकत्व खत्म कर दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाता है, तो जो दी गई ऊर्जा है वो पूरी की पूरी वापस नहीं मिल पाती है, पूरी की पूरी वापस नहीं मिल पाती है, बल्कि वहीं पर उसी क्षेत्र में चुंबक में ही समाहित रहती है। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा रुकी रहती है, ठीक है, तो ये हर स्टेप में, हर चक्र में ऐसा होता है, तो इसे कहा जाता है कि शैथिल्य हानि हो रही है। यही कारण है कि चुंबक को अगर बार बार हम चुंबकित या विचुंबकित करें, देखिए विचुंबकित एक शब्द आया करता है, बहुत बार बार आएगा, भी सब जगह आता है, इसके पहले भी आ चुका है। विचुंबकित, चुंबकित का मतलब होता है मैग्नेटाइज कर दीजिए उसको, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान कर दीजिए, और विचुंबकन का मतलब होता है उसका चुंबकत्व आप समाप्त कर दीजिए। तरीके आपके अपने हैं, ताप गर्म करके, पीट करके या जैसे भी। यही कारण है कि चुंबकीय पदार्थ को अगर बार बार चुंबकित और विचुंबकित करते रहें तो वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? शैथिल्य हानि के कारण। चूँकि ऊर्जा पूरी प्राप्त नहीं होती है तो उसकी वजह से ये गर्म हो जाता है। चुंबक जो लोहे के बनाए जाते हैं वो एक तो नरम लोहा होता है, ठीक है, और एक पौलाद होता है। दो तरीके के लोहा होते हैं। तो जो चुंबक हम तैयार करते हैं तो समझिएगा जरा से, जो स्थायी चुंबक होते हैं, परमानेंट चुंबक होते हैं, वो या तो स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर पौलाद के बनाए जाते हैं। और जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। चूँकि ये पूछा बहुत करते हैं, क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया से आता है, कारण स्पष्ट कीजिए, ट्रांसफार्मर की कोड नर्म लोहे की बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की कोड नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती? इसका बहुत बढ़िया, ये बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है। या स्थायी चुंबक स्टील के क्यों बनाए जाते हैं या पौलाद के क्यों बनाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर की कोड नर्म लोहे की बनाते हैं या टेलीफोन के तनपट नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोड में कोड को बहुत जल्दी आधे चक्र में चुंबकित रहना पड़ता है और आधे चक्र में विचुंबकित रहना पड़ता है, विचुंबकित होना पड़ता है। तो इतनी शीघ्रता से अस्थायी चुंबक है नर्म लोहा ही काम करता है। तो ये आगे की इमेज भेज रहे हैं, लगभग आपका लेसन भी समाप्त हो गया है। जो छोटे छोटे आर्टिकल जैसे कुछ निग्राहिता भी आएगी, शैथिल्य हानि हमने बता ही दिया, उदासीन बिंदु बता दिया, नर्म लोहा स्टील, तो इनकी इमेज भेज देंगे। आप कहीं एक आध आर्टिकल कुछ हो तो एक दो लाइन पढ़ करके भी आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।